सबसे पहले तो जिसके बारे में हम लोगों को हर साल बताया जाता है या हर साल समझाने की कोशिश की जाती है कि यह देश आजाद हो गया है और इस देश के लोग आजाद हो गए हैं, ऐसा बताया जाता है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री देश आजाद हो गया है और देश के आजादी को 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 65 साल हो गए, 66 साल हो गए, 67 साल हो गए। वो हर साल जो है गिनती बढ़ा करके हम लोगों को बताते रहते कि अब इतना साल हो गए, भूलना मत, इतना साल हो गया है, भाई आप भूल ना जाओगे, इतना साल हो गया करके वो सालों की आप लोगों को गिनती बताते रहते हैं। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 15 अगस्त 47 को क्या हुआ, अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नॉमिनेट किया माउंटबेटन ने। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं। 2 मार्च 1946 को माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया। 2 सितंबर 1946 को और बाद में जवाहरलाल नेहरू के हाथों ट्रांसफर ऑफ पावर करके अंग्रेज लोग चले गए। यानी अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का जो दूसरा विदेशी था उसके हाथों में सत्ता सौंप कर चला गया। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। जो दूसरा विदेशी ब्राह्मण भारत का हुक्मरान हो गया वो हर साल लाल किले पर चढ़ जाता है और कहता है हम आजाद हो गए। बेवकूफ बना रहे हैं, गधे बना रहे हैं वो लोग, वो ब्राह्मण लोग हम लोगों को गधे बना रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और हम भी बहुत महान लोग हैं, हम गधे बन रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं। आप लोगों को याद है कि मैं सीधी और सपाट लैंग्वेज में बोलने का आदी हूं, क्योंकि आप लोगों को घुमा फिरा कर बात समझ में नहीं आती, तो मैं भी ऐसे सोचता हूं कि आपको सीधी सीधी बात बताई जाए, तो इसीलिए सीधी सीधी बोल रहा हूं। जब आपको घुमा फिरा कर समझ में नहीं आता है तो मैं भी सीधी बोल लेता हूं। साथियों, ये डीएनए के अनुसार यह प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मणों का जो डीएनए है ये विदेशी लोगों से मिलता है, इसलिए ये भारत के रहने वाले लोग नहीं हैं, ये मूल निवासी नहीं हैं। और इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का कानून है किसी भी विदेशी को किसी दूसरे देश पर राज करने का अधिकार नहीं है। ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, कानून है। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, अमेरिका ने इराक पर कब्जा किया, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका को आदेश दिया कि आप ज्यादा देर इराक में नहीं रह सकते, आपको जाना होगा। तो इसी तरह से ये ब्राह्मण जो है यहां का विदेशी है और वो यहां पर राज करने का उसके पास अधिकार नहीं है। यही बात 9 अगस्त 1947 को 42 को गांधी जी ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तो उस समय लंदन में चर्चिल प्रधानमंत्री थे। राजा साहब, उस समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। जब गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो, तो गांधी जी को चर्चिल ने पूछा, गांधी जी किसको भारत छोड़ने के लिए बोल रहे हो? तो कहा आप अंग्रेज लोगों को। तो कहा क्यों? तो कहा आप लोग विदेशी हो, इसलिए मैं आप लोगों को भारत छोड़ने के लिए बोल रहा हूं। तो चर्चिल ने गांधी जी को याद दिलाई
कि गांधी जी, आपको याद है आप 1914 तक साउथ अफ्रीका में थे और साउथ अफ्रीका में हमारे अंग्रेजों का ही राज था और आप रेल के डिब्बे में फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर बैठे थे, तो वहां हमारे अंग्रेज लोग बैठे थे, आपको सामान समेत उठाकर रेलवे स्टेशन पर हमारे अंग्रेजों ने सामान समेत को उठाकर फेंका था आप लोगों को, आपको मालूम है ना गांधी जी? तो कहा मैं कैसे भूल सकता हूं, ये तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी घटना है, इसीलिए तो मैं बोरिया बिस्तर बांधकर साउथ अफ्रीका से भारत आया, नहीं तो मैं तो साउथ अफ्रीका में रहता। ये मेरे जिंदगी की बहुत बड़ी घटना है, मैं भूलने वाला नहीं हूं। चर्चिल ने कहा कि यह घटना बताने के लिए आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक बहुत खास बात बता रहा हूं, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन का उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। चर्चिल ने गांधी जी को कहा कि रेलवे स्टेशन का एक नियम है, जो रेल रेलवे स्टेशन पर पहले आती है वो पहले चली जाती है, जो बाद में आती है वो बाद में चली जाती है। तो गांधी जी, तुम लोगों की रेल 2-2.5 हजार साल पहले यहां आई हुई, हमारी तो रेल अंग्रेजों की 150 साल पहले आई है। ऐसा करो कि तुम्हारी जो रेल है पहले आई है, आगे ले जाओ, तुम भी चले जाओ भारत छोड़ के, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चले जाता हूं, दोनों मिलके चले जाते हैं। यहाँ के रहने वाले जो मूल निवासी है उन लोगों को भारत सौंप देते हैं। गांधी बनिया था। बनिया तो अनपढ़ और गवार जो होता है ना, वो भी दूसरों को चूना लगाने लायक होता है। गांधी तो बैरिस्टर था, यानी डबल बदमाश था, सिंगल बदमाश नहीं था। ये गुजरात में आकर बोल रहा हूं, कुछ लोग नरेंद्र मोदी को डरते रहते हैं। अरे नरेंद्र मोदी का जो परदादा है ना गांधी, उसके साथ भी झाले कि मैं लड़ता हूं। ये नरेंद्र मोदी की क्या औकात है, उसकी कोई औकात नहीं मानता मैं। ये कच्छ के लोगों को मालूम है, पिछली बार मैं यहां आया था, ये नरेंद्र मोदी ने आदेश दे करके बोलने के लिए मेरे पर पाबंदी लगाई थी, फिर भी मैंने उसकी आदेश को नहीं माना। आखिर मजबूर होकर उन्होंने कहा कि मैं शाम को बोलने दो। अभी जिलाधिकारी कार्यालय ने आदेश दिया कि ये बोलने दो, नहीं तो ये अभी आने वाले बवाल खड़ा होने वाला है। अभी भविष्य में इन लोगों को मैं परमिशन दूंगा, ये मुझे क्या परमिशन देंगे भाई। अभी इनकी हालत में जो थोड़े ज्यादा समय नहीं है, मैं लगा हुआ हूं काम में। अभी प्राचा साहब भी और नक्शबंदी साहब भी मेरे साथ आ गए, ऐसा लग रहा है। अभी ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, आ गए नहीं, मतलब आ चुके हैं बोल रहे आ चुके हैं और आ भी चुके हैं और दूसरों को भी ला रहे हैं इसलिए ये जल्दी होने वाला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। साथियों, जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो वो लोग हम लोगों को हर साल लाल किले के ऊपर चढ़कर कहते हैं कि देश आजाद हो गया, देश की प्रजा आजाद हो गई। मैं बिल्कुल इस झूठी कहानी को नहीं मानता हूं, यह सबसे बड़ा झूठ है और इस झूठ को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं और सारे देश भर में ऐलानिया कह रहा हूं कि यह सबसे बड़ा झूठ है। अगर आजाद भारत का सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है तो इस देश को आजादी मिली और इस देश के रहने वाले लोगों को आजादी मिली, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है और इसको मैं बिल्कुल मानने के लिए राजी नहीं हूं। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ, ये संगठन हम लोगों ने मूल निवासी लोगों के आजादी के लिए बनाया है। अगर आजाद हो गए होते तो दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए ये संगठन हम क्यों बनाते। हम संगठन बनाया हमारी आजादी के लिए। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, आदिवासियों के सेग्रीगेशन के आधार पर स्त्री को दास बनाकर इन लोगों ने हमारे लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। ये मैं बहुत भली भांति जानता हूं और इसी के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं और ये लड़ने का अधिकार भारत के संविधान ने मुझे दिया। आर्टिकल 19 के तहत ये मौलिक अधिकार मुझे दिया है। ये किसी के बाप का साले का दिया हुआ नहीं है। मैं कह सकता हूं मेरे बाप का दिया हुआ है, मेरे को कौन रोकने वाला है। किसी की औकात नहीं मानता हूं मैं, ये मेरे बाप का दिया हुआ संविधान का अधिकार है, कोई रोकने वाला नहीं है और मैं किसी की मानने वाला नहीं हूं। क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा जेल में डालोगे, मैं तो खुद ही जेल में जाने की योजना बना रहा हूं।
तुम मुझे क्या जेल में जाने की डर लगाते हो भाई? मैं डरने वालों में से नहीं हूं। तुम मुझे, मैं 20 साल से कह रहा हूं मेरे को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में नहीं डाल रहे हो। अभी मैंने खुद ही प्लान बनाया, 2016 तक मैं खुद ही जेल भरो आंदोलन शुरू करने वाला हूं। डालो। तुम्हारे जेल में कितने लोगों की साली रहने की आदत, रहने के लिए जगह है तो देखो, तो दिखाता हूं मैं। साथियों, जो बात मैं इस विषय के संदर्भ में बताना चाहता हूं, तो इसलिए पहली बात आपको बताया कि इस देश को आजादी नहीं मिली, इस देश के मूल रहने वाले लोगों को आजादी नहीं मिली है। और इसलिए हमारी ये आजादी की जंग है, आजादी की लड़ाई है। आज आजादी में भारत सरकार ने खुद वर्ल्ड बैंक के सहारे से योजना बनाई थी। सेनगुप्ता कमेटी का रिपोर्ट घोषित हुआ और सेनगुप्ता कमेटी ने ये आंकड़े घोषित किए कि इस देश में 29 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 6 रुपया है, महीने का 180 रुपया। 26 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 11 रुपया, महीने का 330 रुपया। 28 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 रुपया, महीने का 600 रुपया। टोटल 83 करोड़ लोगों का इनकम मिनिमम 6 और मैक्सिमम 20 रुपया है। ये वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने जो सेनगुप्ता कमेटी बनाई थी उसका रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट ये साबित करता है, क्या साबित करता है? कि यदि इस देश को आजादी मिली थी और इस देश में रहने वाले लोगों को आजादी मिली थी, अगर ये सच है, तो जो लोग भूखमरी और भूखमरी का जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं, अगर वो आजाद भारत के 67 साल में भूखमरी और अर्ध भूखमरी का जीवन जी रहे हैं, तो क्या ये आजादी उन लोगों की भी आजादी है कि आजाद भारत में वो भूखमरी और अर्ध भूखमरी से जी रहे हैं? क्या ये उनके लोगों की भी आजादी है? और अगर उन लोगों की ये हालत है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आजादी उन लोगों की भी आजादी है। इसलिए मैं इस आजादी को बिल्कुल मानने के लिए राजी नहीं हूं। हम लोगों को अपने आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। अंग्रेजों की गुलामी खत्म हो गई, अभी ब्राह्मणों की गुलामी बरकरार है। बाबा साहब आंबेडकर कहा करते थे, ज्योतिराव फुले कहा करते थे और शाहू महाराज कहा करते थे, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम हैं, हम ब्राह्मणों के गुलाम हैं। इसका मतलब हम गुलामों के गुलाम हैं। अंग्रेज चले गए, ब्राह्मण आजाद हो गए, ब्राह्मणों के गुलाम अभी भी गुलाम बने हुए हैं। इसलिए हम गुलाम हैं, ब्राह्मणों के गुलाम थे, ब्राह्मणों के। अंग्रेजों ने तो हमको डायरेक्ट गुलाम नहीं बनाया, अंग्रेज आने के पहले से ही हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। अंग्रेज आ गए, उन्होंने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। हम पहले के ब्राह्मणों के गुलाम थे, इसका मतलब हम गुलामों के गुलाम थे। अंग्रेजों के गुलाम ब्राह्मण आजाद हो गए, ब्राह्मणों के गुलाम आज भी गुलाम बने हुए। ये हमारे लिए आजादी की अभी लड़ाई अभी हमारी जारी है, जो 1848 को ज्योतिराव फुले ने शुरू की थी। 1848 को हमारे आजादी की जंग ज्योतिराव फुले ने शुरू की थी। 1848 को तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोगों को जानकारी नहीं है। इस देश का सरकार चलाने वाली जो शासक जाति ब्राह्मण हैं, वो आप लोगों के दिमाग में ठूस रही है, भूसा भर रही है कि आजादी की लड़ाई गांधी जी ने लड़ी थी। अरे ज्योतिराव फुले ने 1848 को हमारे आजादी की लड़ाई शुरू की थी, तब गांधी पैदा हुआ था क्या? पैदा हुआ था? मैं उन लोगों को ऐलानिया कहता हूं कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी पैदा हुआ। हमारे आजादी का आंदोलन 1848 को शुरू हुआ। 1848 को हमारे आजादी का आंदोलन शुरू हुआ। हमारे आजादी का आंदोलन शुरू होने के 21 साल बाद गांधी पैदा हुआ। तारीख के साथ बोल रहा हूं, किसी को ऐलानिया, किसी को अगर गलत लगता है तो तारीख के साथ। मैं तो कहता हूं, 20 साल से कह रहा हूं, भाई ब्राह्मणों, तुम अपने को विद्वान कहते हो, तुम अपने को पंडित कहते हो, बहुत बुद्धिमान कहते हो, मेरे अकेले से बहस कर लो। 10 ब्राह्मण 1 ब्राह्मण बहुत हो गया, ज्यादा साला बोलने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। तो 20 साल से कह रहा हूं, मेरे से कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मुंह पर दस्तावेजी एविडेंस फेंक के मारूंगा तो उनका मुंह तो वैसे ही बंद हो जाएगा, उनको मालूम है। इसलिए मेरे साथ बहस करने के लिए कोई भी नहीं आता। शेड्यूल कास्ट के घरों में पंडित चला जाता है, शेड्यूल ट्राइब के घरों में पंडित चला जाता है, ओबीसी के घरों में पंडित चला जाता है, उसको बेवकूफ बनाता है।
मेरे पास नहीं आता, उसके पास जाता है। बराबर है रबारी जी? उसको हो सीधा आदमी है, बोला शंकर आदमी है, उसको वाला चुतिया बनाता रहता है, बेवकूफ बनाता रहता। अबे मेरे पास आ जा, मेरे पास तो तुम्हारी चलने वाली नहीं है, मैं चलने देता हूं, सारे देश भर में नहीं चलने देता हूं, तो तुम्हारी कहां चलने दूंगा। तो इसलिए अभी थोड़ा ज्यादा समय नहीं है, बहुत थोड़ा समय है अभी, 10 साल अभी आप लोग आराम से रहो 10 साल। अब 10 साल में मैं तुम लोगों का बंदोबस्त करने का पूरा प्लान बनाया हुआ हूं। जो कर लो, तुमसे जो कर लो, हमारी संख्या ज्यादा है, एक दिन जागृत हो जाएगा भाई। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, अगर इस शुक्रवार को नहीं तो अगले शुक्रवार को, अगले शुक्रवार को नहीं तो अगले साल के शुक्रवार को, अगर अगले साल के शुक्रवार को नहीं तो अगले जुम्मे को, अगले जुम्मे को नहीं तो अगले साल के जुम्मे को, हो ही जाएगा। कहां जाएगा? तो जागृत हो जाएगा, क्योंकि हमारी कोशिश जारी है, हमारी लगातार कोशिश जारी है, हमारा प्रयास जारी है, और हम अपने मकसद में ईमानदार है। अगर ब्राह्मण 3.5% है, अगर हमारी सत्ता आ गई तो हम बोलेंगे 3.5% ब्राह्मणों को 3.5% अधिकार मिलेगा। ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी खुशी खुशी जियो। अभी साले 3.5% 80% पर कहा भी साला, अपना तो ले लिया, हमारा भी ले लिया और सबका कब्जा कर लिया। मुसलमानों को तो देने का ही नाम नहीं बोलते, तुम तो जो है भंगार का काम करो, मुसलमानों को एक ठेका दे रखा है भंगार का करो। तो सारे देश भर में भंगार का काम जो है मैं करते हुए जो है मुसलमानों के नौजवान लड़कों को, कोई पढ़े लिखे लोगों को कोई रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है, योग्यता होने के बावजूद देने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों को आजकल तो जेलों में ठूसने का कार्यक्रम चल रहा है। ये तो मैं खुद जानता हूं, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे केसेस में, मुसलमानों के नौजवानों के केसेस में मैं खुद लड़ रहा हूं, तो मैं इस बात को जानता हूं। इस तरह से साथियों, जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, जो बात आप लोगों ने यहां पर विषय के तौर पर रखी कि तथाकथित आजादी के 67 साल तक वोट देने के बावजूद भी मूल निवासी बहुजन समाज के SC ST OBC और माइनॉरिटी की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ। तो पहली बात, सबसे बड़ी बात पहले नंबर की, कि आजादी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था, ये ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन था, ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम बनाने का आंदोलन था, गुलाम बनाए रखने का आंदोलन था, ये ब्राह्मणों का वर्चस्व थोपने का आंदोलन था, और हमारे लोगों पर गुलामी थोपने का ये आंदोलन था। ये आंदोलन इस तरीके से चलाया गया था। इसीलिए इसी वजह से जब ये आजादी का आंदोलन चलाया गया, तो इस आजादी के आंदोलन के दौरान, तथाकथित आजादी के आंदोलन के दौरान लोकतंत्र स्थापित करने का मामला खड़ा हुआ। मैं ये इतिहास आप लोगों को बताना चाहता हूं। अंग्रेजों ने सोचा कि हमारे आने के पहले ब्राह्मणों को समस्त प्रजाजनों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। आप लोगों को पता नहीं होगा, अंग्रेज आने के पहले समस्त प्रजाजनों के लिए कानून बनाने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था, और उन्होंने मनुस्मृति इसी तरह से बनाई। अंग्रेजों ने सोचा आज नहीं तो कल हम लोगों को भारत छोड़कर जाना होगा, जाने के पहले भारत में विधिमंडलों का गठन करना होगा। राजा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मैं बता रहा हूं हमारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। ये भारत में जो डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण करने के लिए अंग्रेजों ने पहल की, और अंग्रेजों ने 1919 के एक्ट के तहत यहां के मूल निवासी लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का कानून, पहला कानून 1919 को बनाया। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के नेता थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए विरोध किया। 1928 को साइमन कमीशन आया, उस समय गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। फिर अंग्रेजों ने घोषित किया कि SC ST OBC के लोगों को लोकतंत्र में संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं है, इस संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। तो गांधी जी ने साइमन कमीशन चले जाओ का आंदोलन शुरू किया। ये बात हमारे SC ST OBC को भी पता नहीं है, ये बात मुसलमानों को भी पता नहीं है। बहुत सारे मुसलमानों को तो ये लगता है कि गांधी जी बहुत महान थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो कितने महान थे। उस समय के सबसे बुद्धिमान जो मुसलमानों के नेता थे
वो कहते थे गांधी शैतान थे। उस समय के बैरिस्टर जीना, लियाकत अली, उस समय के जो मुसलमानों के नेता थे वो भी बैरिस्टर थे। केवल जवाहरलाल नेहरू भी बैरिस्टर नहीं थे, केवल गांधी बैरिस्टर नहीं थे, जीना भी बैरिस्टर थे, लियाकत अली भी बैरिस्टर थे, और भी बहुत दूसरे भी बैरिस्टर थे। बराबरी के टक्कर के थे, बराबरी में टक्कर देते थे तो सारी चीजें बारीक सारी चीजें जानते थे, समझते थे। और इसलिए वो लोग भी अपने को रिप्रेजेंटेशन की मांग करते थे। अंग्रेजों के द्वारा संख्या के अनुपात में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को 1928 में साइमन कमीशन के द्वारा यह मामला उठाया गया और लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का मामला जब उठाया गया संख्या के अनुपात में, तो गांधी जी ने सोचा अगर इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल गया, अगर इन लोगों के एमएलए एमपी ताकतवर लोग चुनकर गए तो आजादी में भी बराबरी का अधिकार होगा, बराबरी की हिस्सेदारी होगी। इसलिए गांधी जी ने साइमन कमीशन चले जाओ उसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया ताकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को लोकतंत्र में अधिकार ना मिले, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व ना मिले। यह आंदोलन गांधी जी का इतना ज्यादा उग्र आंदोलन था कि पंजाब में लाला लजपत राय जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, उस समय गांधी जी के बाद में जो बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी से भी सीनियर थे, गांधी जी से भी सीनियर थे, तो लाला लजपत राय के छाती पर लाठी पड़ने से लाला मारे गए। लाला लजपत राय मारे गए। जब लाला लजपत राय मारे गए तो आप लोगों को यह मैं बताना चाहता हूं, उसको ले जाओ, उसको उधर बिठाओ, कुर्सी में बिठाओ ले जाके। डॉक्टर ने उसको ज्यादा दवा दिया है, इस वजह से ऐसा हुआ। डॉक्टर की गलती उसकी गलती नहीं है, भोला शंकर आदमी है। तो इसलिए हम लोग जो स्वस्थ लोग हैं तो बीमार आदमी की केयर करना चाहिए। तो इस तरह से साथियों मैं आपको वो जो बता रहा हूं हिस्टोरिकल बात, क्योंकि आप लोगों ने ये सब्जेक्ट रखा इसलिए बता रहा, विषय रखा इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि मेरी तो आदत है अनुशासन मानने की, मैं विषय पर बोलता हूं। इसलिए बता रहा हूं कि उस समय गांधी जी के द्वारा साइमन कमीशन चले जाओ का आंदोलन शुरू किया था, तो लाला लजपत राय पंजाब में उसके छाती पर लाठी पड़ने से लाला लजपत राय मारा गया। तो ब्राह्मणों ने इतिहास लिखा कि लाला जी आजादी के लिए शहीद हो गए। अगर वामन मेश्राम को इतिहास लिखने का अवसर मिल जाएगा तो मैं लिखूंगा लाला जी आजादी के लिए शहीद नहीं हुए, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए इसके लिए शहीद हुए। हमारे लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। ये इतिहास है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, दस्तावेजी एविडेंस है। इसलिए मैं ऐलानिया कहता हूं और किसी की औकात नहीं होती है जो मैं कह रहा हूं उसे गलत साबित कर दो। मैं ये सारे दस्तावेजी सबूतों का अध्ययन करने के लिए हर साल लंदन जाता हूं, क्योंकि अंग्रेजों के पास इन लोगों के सारे सीक्रेट दस्तावेज है। अंग्रेज भी बड़े अजीब किस्म के लोग हैं, वो 10-10, 20-20 साल के बाद थोड़ा थोड़ा निकालते, इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ता है वहां अभ्यास करने के लिए। इनके बदमाशी के सारे दस्तावेज उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। तो मुझे भी बार बार जाके पूछता हूं अभी कितना निकाला आप लोगों ने बदमाशी का दस्तावेज, थोड़ा लाओ। रियलिटी बोल रहा हूं, क्योंकि इतिहास के बहुत सारे दस्तावेज उन लोगों के पास में। तो इस तरह से ये बात हिस्टोरिकल बात है। ये लोकतंत्र में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहिए, इसके लिए लड़ाई कांग्रेस के द्वारा लड़ाई जाई थी। इसका मतलब है आजादी का आंदोलन, हमारे आजादी का आंदोलन तो था ही नहीं, लोकतंत्र में भी हमारे लोगों को हिस्सेदारी ना मिले, इसके भी आजादी के दौरान ही, आजादी के आंदोलन के दौरान ही व्यवस्था हो रही थी। इस बात को हमको समझने की जरूरत है, इस बात को जानने की जरूरत है, क्योंकि जो आज हम लोग वोट दे रहे हैं मगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अरे इसमें जड़े हैं, ये आजादी के आंदोलन के अंदर इस समस्या की जड़े हैं। समस्या की जड़ अगर मालूम नहीं होगी तो समस्या का समाधान कहां से होगा, कैसे होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए बता रहा हूं साथियों, मैं आप लोगों को एक और बात भी बताना चाहता हूं। उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन अंग्रेजों ने किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को अंग्रेजों ने बुलाया, गांधी जी नहीं गए।
दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बुलाया गया, बाबा साहब आम्बेडकर भी गए, पहले भी गए, दूसरे भी गए। और जब गांधी जी गए तो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने जो भाषण दिया, वो भाषण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। गांधी जी ने भाषण दिया और कहा कि यदि अंग्रेज लोग मुझे आजादी देना चाहते हैं और इस आजादी में अछूतों को अलग मताधिकार देना चाहते हैं तो मुझे ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहिए। एक गांधी जी का भाषण रिकॉर्ड में है और मेरे पास दस्तावेजी एविडेंस है। इसका मतलब यह है कि गांधी जी ये कह रहे थे कि मुझे आजादी चाहिए, मगर आजाद भारत में अछूतों को मैं अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हूं। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और कोई कांग्रेसी जिसको मैं कहता हूं आ जाओ मेरे साथ बहस करो, बोलता नहीं कुछ गलतियां हुई है, मगर वामन मेचराम डंका बजाकर सारी दुनिया को बोल रहा है, ये अच्छा नहीं है। अबे सच मैं बोल रहा हूं दुनिया को, कोई गलत बात बोल रहा हूं। डंका लगाकर नहीं बोलूंगा तो मालूम कैसे होगा? मैं तो बैंड बाजा लगाकर सारे देश भर ढूंढ के बता रहा हूं, क्योंकि हमारे लोगों को साइलेंट सुनने की आदत नहीं, बैंड बाजा लगाकर ही हर चीज करते हैं हमारे लोग। तो इसलिए मैं भी डंके की चोट पर ही बताने का आदी हूं। तो इस तरह से हमारे लोगों को लोकतंत्र में अधिकार देने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी ने, और आप हैरान हो जाओगे सुनकर प्राचा जी, गांधी जी हमारे लोगों को अधिकार देने का विरोध कर रहे थे। और कब कर रहे थे? बाबा साहब आम्बेडकर उपस्थित थे, सामने थे, आमने सामने बाबा साहब आम्बेडकर के सामने, कि हम इन अछूतों को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, सामने बोल रहे थे। इससे आप अंदाजा लगाओ गांधी जी केवल बदमाश नहीं थे, बदमाशी की इंतहा थी भाई। बाबा साहब आम्बेडकर के सामने बोल रहे कि आपको देने के लिए तैयार नहीं हम लोग। आदमी को बदमाश होना चाहिए, मगर बदमाशियों की हद होनी चाहिए ना, है? बदमाशियों की हद होनी चाहिए कि नहीं? बाबा साहब आम्बेडकर के सामने गांधी कह रहा था कि हम आपको अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी की ऐसी हजामत की, बगैर पानी लगा के हजामत की, क्योंकि गांधी के सर के ऊपर बाल नहीं थे। वो इस तरह चलेगा तो साली चमड़ी निकलेगी, बाल तो थे नहीं। तो गांधी जी को मिर्ची लग गई थी, रिकॉर्ड में है। गांधी जी ने कहा, रिकॉर्ड में गांधी ने कहा कि हम भारत के नेता लोग यहां अंग्रेजों से लड़ने के लिए आए, मगर हम आपस में लड़ रहे। अबे तू खुद ही लड़ाई शुरू कर रही है, और अम्बेडकर के दोष दे रहा है, दया लड़ाई पहले खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और तू दूसरे को दोष देने की बात कर रहा है। गांधी ने कहा कि हम लोगों को, नेताओं को, भारत के नेताओं को जो आए हुए हैं, आपस में सलाह मशवरा करने के लिए अवसर दो। तो प्रधानमंत्री रैमसे मैक्डोनाल्ड थे, उन्होंने कहा गांधी जी बहुत अच्छी बात है, आप अगर आपस में सलाह मशवरा कर लो अच्छी बात है, हमारी सरदर्दी तो कम हो जाएगी, चलो कर लो, ठीक है, एक दिन आप लोगों को दे देते हैं। गांधी जी ने दूसरे दिन मुसलमान नेताओं को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया, और मुसलमानों को खाना खिलाने के बाद में मुसलमानों को कहा कि आपकी सारी बातें मुझे मंजूर है। मुसलमान नेता मौलाना शौकत अली उस डेलीगेशन के नेता थे। मौलाना शौकत अली को बड़ी हैरानी हुई कि ये बढ़िया आदमी लेना जानता है, देना नहीं जानता, आज उदार कैसे हो गया? क्योंकि ये बनिया जो है ये लेना जानता है, ये देना नहीं जानता, आज इतना उदार कैसे हो गया? मौलाना शौकत अली भी बहुत होशियार नेता थे मुसलमानों के, उनको डाउट हो गया। उन्होंने गांधी जी को पूछा, गांधी जी इसके बदले में हमको कुछ करना होगा क्या? क्योंकि वो आदमी होशियार थे। उन्होंने कहा गांधी जी ये जो आप दे रहे हो इसके बदले में हमको कुछ करना होगा क्या? हाँ, केवल एक बात करें, ये आपकी 14 मांगे हैं, ये मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक बात, आपकी 14 बातें मुझे मंजूर है, मेरी एक बात मान लो। वो कौन सी? कि कल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होगी तो आप बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मांगी थी उसका आप विरोध करें। मौलाना शौकत अली ने क्षण भर सोचा कि देने लेने का अधिकार तो साला अंग्रेजों के पास में है, गांधी के पास तो है नहीं। अगर मान लो गांधी की बात को इनकार करके अंग्रेज दे देते हैं तो अछूतों और मुसलमानों का तो झगड़ा लग जाएगा। कहीं गांधी साला हमारा झगड़ा तो नहीं लगाना चाहता? तुरंत मौलाना शौकत अली को बात समझ में आई। मौलाना शौकत अली ने गांधी जी को कहा, गांधी जी आप कहते हो इसका विरोध करो, उसका विरोध करो, उसका विरोध करो, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे।
आपको हमारी बातें मंजूर है तो ठीक है, नहीं है नमस्कार। गांधी जी को मौलाना शौकत अली नमस्कार कहा और बाबा साहब आम्बेडकर जहां रुके थे वहां सीधे चले गए और कहा कि अम्बेडकर, आपके खिलाफ गांधी जी ने हमारे पास एक प्रस्ताव दिया है। बाबा साहब ने पूछा क्या? ऐसा ऐसा प्रस्ताव दिया है। अच्छा। बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रेस में स्टेटमेंट दिया कि गांधी जी हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, गुप्त षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि वो आमने सामने बात करने के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा, वो आमने सामने बात नहीं कर रहे हैं, मेरे पीछे मुसलमानों के साथ गुप्त वार्तालाप करके गुप्त षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं गांधी जी को ये चेतावनी देता हूं कि यदि वो हमारे खिलाफ इसी तरह से षड्यंत्र करते रहे तो दुनिया के मंच पर मैं गांधी जी आपको नंगा किए बगैर छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए मेरा ये अनुरोध है बाबा साहब, मेरा ये अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है गांधी जी कि हमारे खिलाफ में षड्यंत्र करना छोड़ दे, नहीं तो मुझे दुनिया के मंच पर आपको नंगा किए बगैर मुझे मजबूरी में आपको नंगा करना होगा। नंगा करने के बारे में एक बात बताता हूं। गांधी जी के कमर के ऊपर कपड़ा नहीं होता था, घुटने के नीचे भी कपड़ा नहीं होता था, थोड़ा सा हिस्सा ढका हुआ होता था। तो बाबा साहब को नंगा करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी। उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सारी बातें रिकॉर्ड में हैं। और दूसरे दिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, गांधी जी का षड्यंत्र फेल हो गया। इसलिए दूसरे दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी चुप हो गए, क्योंकि उनको मालूम हो गया ये तो नंगा हो गया मेरा मामला, षड्यंत्र एक्सपोज हो गया। जो षड्यंत्रकारी होता है वो महात्मा नहीं होता, और जो महात्मा होता है वो षड्यंत्रकारी नहीं होता। मैं ये बात आप लोगों को भी और मुसलमानों को भी समझाना चाहता हूं कि उस समय के जो मौलाना शौकत अली थे, उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का समर्थन किया। मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को यह कहना चाहता हूं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब ये लड़ाई हो रही थी, मौलाना शौकत अली ने बाबा साहब आम्बेडकर का समर्थन किया। इसकी बदौलत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जब रिजल्ट आया, 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया गया और हमारे लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला। मुसलमानों की भी हमारे ऊपर इसके बारे में मेहरबानी है। ये बात मैं आप लोगों को ऐलानिया कह रहा हूं, ये बात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। यदि उस समय के मुसलमान नेताओं ने विरोध किया होता तो शायद हम लोगों को अधिकार नहीं मिलते। हमको ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि खासतौर पर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को बता रहा हूं कि ब्राह्मण लोग हम लोगों को हिंदू बनाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहते हैं। और जब वो इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप लोगों को याद रखना होगा कि लड़ाई में मुसलमानों ने हमारे संवैधानिक अधिकार हमको मिलने चाहिए, इसके लिए हमारा समर्थन किया था। और इस वजह से 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मुसलमानों के समर्थन की बगैर हम लोगों समर्थन की वजह से हम लोगों को मिला था। ये बात हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। दूसरी बात मैं मुसलमानों को भी कहना चाहता हूं कि 1932 में मुसलमान मौलाना शौकत अली और उनका डेलीगेशन बाबा साहब आम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे तो गांधी जी को भारी पड़ गए थे, कांग्रेस को भारी पड़ गए थे। और उस समय लड़ाई जीत कर वापस आए थे। और जब वापस आए तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मौलाना शौकत अली और बाबा साहब आम्बेडकर का खिलाफत हाउस अभी भी बॉम्बे में है। खिलाफत हाउस में हमारे लोगों ने और मुसलमानों ने ज्वाइंटली मौलाना शौकत अली और बाबा साहब आम्बेडकर का ज्वाइंटली स्वागत किया था। इसके फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, इसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। मैं इसलिए दोनों तरफ के लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि अब फिर मौका आ गया है, हम लोगों को अभी अच्छा मौका आया हुआ है। इसलिए हम लोगों को मिलजुल कर भविष्य में जो इतिहास से हमको सबक सीखकर ये लड़ाई फिर उसी तरह से आगे बढ़नी होगी, इसी तरह से आगे बढ़ाना होगा और मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए मैं दोनों तरफ के लोगों को यह अनुरोध करता हूं कि इस पर आप लोग विचार करो। ये सफलता हासिल करने का तरीका है, इतिहास ने इसे सिद्ध किया है।